मैं ज्योति सिंह आज आप सभी बच्चों का साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है एमए फर्स्ट सेमेस्टर से कार्बोस का पाचन, अवशोषण तथा चयापचय। बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है और आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कार्बोज एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को क्या देता है बच्चों? ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। ऊर्जा, कार्बोज का फंक्शन क्या है? ऊर्जा देना हमारे शरीर को, एक तरीके से एनर्जी देना। तो हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है बच्चों एक तरीके से कि कार्बोज का पाचन हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है या किस क्रिया विधि से ये पूरी क्रिया जो है संपन्न होती है, पाचन की क्रिया पूरी संपन्न होती है। सबसे पहले बच्चों ये देखना जरूरी है, कार्बोज का पाचन मुंह तथा छोटी आंत में पक्वाशय के इलियम भाग में होता है। इलियम को हिंदी में हम ये भी कह सकते हैं शेषांग। मुंह में केवल एक तरीके ये भी जानना जरूरी है कि मुंह में केवल पके हुए स्टार्च यानी कि जो कार्बोज का एक फॉर्मेशन होता है या एनादर फॉर्मेशन में पाया जाता है। एक तरीके से स्टार्च का, सिर्फ पके हुए स्टार्च का ही मुंह में पाचन होता है। और भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में हम भोजन को, जैसे कि हमें पता है कि बहुत ही ज्यादा हम मुंह में डालने के बाद भोजन को चबा चबा कर उसको निगलने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने भोजन को अच्छी तरीके से या बहुत ही संपूर्ण तरीके से चबा चबा के नहीं खा पाते हैं तो हमारा भोजन कैसा रहता है? सुपाच्य योग्य नहीं बन पाता है। तो ये क्रिया करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है बच्चों कि हम अपने भोजन को क्या करें? चबा चबा कर खाते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि जब हम अपने भोजन को चबा चबा कर खाते हैं बच्चों तो हमारे मुंह में लार निकलता है और वो भोजन में क्या हो जाता है? मिल जाता है। और जब वो लार हमारे भोजन में मिल जाता है बच्चों तो हमारा भोजन कैसा हो जाता है? गीला हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है और एक तरीके से चिपचिपा बनकर पदार्थ निकलता है। इसे निगलना भी क्या हो जाता है? सहज हो जाता है, एक तरीके से आसान हो जाता है कि हम आसान तरीके से अपने भोजन को निगल सकते हैं। और लार की ही वजह से हमारा जो है भोजन को गीला चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? निगल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, लार में एक ऐसा पाचक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं टाइलिन। टाइलिन नाम से जाना जाता है इसको। ये एक ऐसा पाचक एंजाइम होता है बच्चों जो हमारे लार में उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, और इस एंजाइम के प्रभाव से क्या होता है? स्टार्च हमारा जो है डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है। हमारे मुंह के अंदर ही स्टार्च क्या हो जाता है? तो डेक्स्ट्रीन में क्या हो जाता है बच्चों? बदल जाता है एक तरीके से। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो स्टार्च जो होता है वो डेक्स्ट्रीन में क्या हो जाता है? बदल जाता है। स्टार्च का फॉर्मेशन डेक्स्ट्रीन में फ्रीन में बदल जाता है। किसके प्रभाव से? टाइलिन के प्रभाव से। टाइलिन एक ऐसा पाचक एंजाइम है जिसके प्रभाव से स्टार्च जो है हमारे मुंह के अंदर डेक्स्ट्रीन में क्या हो जाता है बच्चों? बदल जाता है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो टाइलिन अगर इसका एक फॉर्मूला बनाया जाए तो ऐसे बनेगा। देखिए, स्टार्च लिखेंगे आप इधर, टाइलिन नीचे आप मेंशन करेंगे पाचक एंजाइम। ठीक है बच्चों, और ये किसमें तब्दील
माल्टेज, उसके बाद दूसरा होता है बच्चों लैक्टेज, दूसरा होता है लैक्टेज, ठीक है बच्चों, और लास्ट होता है आपका सुक्रेज, लास्ट है आपका सुक्रेज। ये आपके छोटी आंत के जो एमाइलेज होते हैं, निकलने वाले, छोटी आंत से निकलने वाले जो एमाइलेज होते हैं, उनमें ये तीन जो है आपके पाचक रस पाए जाते हैं। एक तरीके से तीन पाचक रस होते हैं जिनका नाम है माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, ठीक है। अब ये तीनों पर क्रिया करके उन्हें मोनोसेक्राइड्स में बदल दिया जाता है। जितने भी आप देख रहे हो माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रेज, ये पाचक रसों में क्रिया करके कार्बोस को मोनोसेक्राइड्स में बदल देते हैं। इस प्रकार खाए गए कार्बोस का लगभग 90 से 95% हिस्सा क्या होता है, वो पच जाता है। तो ये टॉपिक था आपका पाचन का। अब हमारा दूसरा टॉपिक है अवशोषण, जो इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है। जब हमारे कार्बोस का पाचन हमारे शरीर में हो जाता है तो उसका अवशोषण कैसे होता है, किस विधि के द्वारा हमारे रक्त नलिकाओं में पहुंचता है और रक्त के साथ मिलकर हमारे पूरे संपूर्ण शरीर में उसका जो है सर्कुलेशन या परिसंचरण होता है, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वो कैसे होता है जानिए बच्चों। बचे हुए पोषक पदार्थों को आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की भित्ति द्वारा रक्त कोशिकाओं में पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। अब कार्बोस का अवशोषण छोटी आंत में बच्चों होता है, ये नोट करने वाली बात है और इम्पोर्टेंट है कि कार्बोस का जो अवशोषण होता है बच्चों वो कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में जैसा कि आपको पता है कि उंगलियों के उभार के जैसा एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रसांकुर, या इंग्लिश में कहते हैं विलाई। रसांकुर कहते हैं हिंदी में, रसांकुर इंग्लिश में कहते हैं विलाई। और वो उभार का संरचना कैसा होता है बच्चों, ऐसा, ये ऐसा बना होता है आंतों की। इस उभार को हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं या रसांकुर कहते हैं। छोटी आंत का ये रचना आपको बताई जाती है। फिर उसके बाद देखिए, इन्हीं रसांकुरों के कारण छोटी आंत का क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। प्रत्येक रसांकुरों की जो रक्त कोशिकाएं होती है, या कह सकते हैं आप रक्त कोशिकाएं होती है बच्चों, वहां उनका जाल जैसा बिछा होता है। ये जो उभार होता है यहाँ पे इनका रक्त कोशिकाओं का जाल जैसा बिछा होता है। आ रहा है समझ में बच्चों। इन्हीं रसायनों द्वारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का अवशोषण होता है। इन्हीं रसायनों द्वारा जो है आपके ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का और गैलेक्टोज का अवशोषण होता है। अब ये बात जानना आपके लिए अति आवश्यक है बच्चों कि सबसे शीघ्र या सबसे तेजी से या सबसे जल्द से जल्द किन कार्बोज का अवशोषण आपके शरीर में होता है। तो सबसे शीघ्र आपके शरीर में गैलेक्टोज का जो है अवशोषण होता है, फिर उसके बाद ग्लूकोज का होता है बच्चों, और सबसे धीमी गति से अगर बोला जाए तो फ्रक्टोज का होता है, अवशोषण होता है। और समय बढ़ने के साथ साथ ही इनका अवशोषण दर क्या हो जाता है, वो घट जाता है एक तरीके से। यहाँ से रक्त केशिकाएं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज को आपके यकृत निकालिका शिरा यानी कि हेपेटिक पोर्टल वेन में पहुंचाती है, और फिर वहां से आपके शारीरिक या आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार यकृत से आपके कार्बोज का परिसंचरण पूरे शरीर में आपके होता है। जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो गैलेक्टोज, फ्रक्टोज भी ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त के साथ शरीर की कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं, और यहाँ जहाँ पे ये ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए बच्चों तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में क्या हो जाते हैं बच्चों, जमा हो जाते हैं। कुछ ग्लूकोज मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाते हैं, और कुछ जो बचते हैं वो हमारे शरीर की तंत्रिका, कोशिकाओं, मस्तिष्क एवं फेफड़ों के वे अंग हैं जो ग्लूकोज के अतिरिक्त किसी भी ऊर्जा देने वाले तत्वों को अवशोषित नहीं करते हैं, कर पाते हैं। अतः ग्लूकोज का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कह सकते हैं आप कि यहाँ पर इन अंगों पर चला जाता है। जैसे किन अंगों की बात कर रहे हैं हम, आपके नर्वस सिस्टम की, आपके ब्रेन की और आपके लंग्स की। यहाँ पे ग्लूकोज के अलावा
क्रिया कर सके। ठीक है बच्चों, अब हमारा लास्ट टॉपिक है इसी के अंतर्गत, कार्बोज के अंतर्गत। जैसे हमने पहले पढ़ा कि कार्बोज का पाचन किस तरह होता है, फिर हमने पढ़ा कि कार्बोज का अवशोषण किस तरीके होता है। अब हम बात करेंगे कि कार्बोज का चयापचय कैसे होता है। तो चयापचय एक ऐसी विधि है जो अवशोषण के बाद पूरे शरीर में ठीक तरीके से विभिन्न अंगों तक हमारे पौष्टिक तत्वों को पहुंचाई जाती है, ताकि वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके उनकी आवश्यकता के अनुसार। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे चयापचय वाली क्रिया में, तो समस्त ग्लूकोज जैसे कि आपको पता है कि यकृत में होता है और आवश्यकता अनुसार समय समय पर निश्चित मात्रा में रक्त में क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। यदि आदर्श स्थिति देखी जाए या उसकी एक मिनिमम या मैक्सिमम क्वांटिटी देखी जाए तो 80 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर रक्त में होती है। अगर देखा जाए आप एक तरीके से, तो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है बच्चों वो 80 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर पर होती है। मिलीलीटर के रक्त में आपके ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, होती है। इस तरीके से ग्लूकोज रक्त द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है और जहां ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा ग्लूकोज पायरुविक एसिड में बदल जाता है कि जब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है ग्लूकोज का हमारे शरीर में, तो वो एक पायरुविक एसिड के नाम रूप में बदल जाता है और तथा ऑक्सीकरण के द्वारा यह ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी तीनों चीजों का क्या करती है, निर्माण करती है। जैसे कि सबसे पहले एनर्जी का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का तथा पानी का, तीनों चीजों का निर्माण करती है और ऊर्जा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, आ रहा है समझ में बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाती है, जो हमारे शरीर की एनर्जी होती है वो हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्रित हो जाती है और आवश्यकता अनुसार विभिन्न भागों में पहुंचाई जाती है। जिस तरीके से हमारा सारा शरीर का परिसंचरण होता है, पोषक तत्वों का परिसंचरण होता है, उसी तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा का भी परिसंचरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। जितनी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट्स होती है बच्चों, उतनी हमारे शरीर में अवशोषित की जाती है, उतनी चयापचय की क्रिया में अवशोषित की जाती है या हम उसका यूज करते हैं, हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता होती है। और जितनी हमारी जरूरत नहीं रहती है, वेस्ट मटेरियल है या टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है, वो हमारे शरीर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आज हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया बच्चों वो था कार्बोज का पाचन, अवशोषण तथा चयापचय। आगे की क्लासेस में हम आगे के टॉपिक को बढ़ाएंगे।